व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल इनकम का थ्योरी पार्ट, जिसमें हमने वैल्यू एडिड मेथड कवर कर लिया। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इनकम मेथड और आपका वो वाला टेबल भी आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमने ये देख रहा था कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो आज का छोटा रहेगा क्योंकि इनकम मेथड एक छोटा सा पार्ट है। अगले में एक्सपेंडिचर मेथड कर लेंगे और चैप्टर समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग आज सबसे पहले इनकम मेथड के साथ कि इनकम मेथड है क्या। तो देखो, इनकम मेथड में हम लोग को क्या करना होता है, जितनी भी इनकम्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हुई हैं, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं, फैक्टर इनकम है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम्स दैट एक्रूज टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ या तो वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब प्रोडक्टिव सर्विसेज है ना। प्रोडक्टिव सर्विसेज दी, उनके बदले में पैसा मिला है, इस समड अप उनको सम कर देते हैं और वहां से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। इस मेथड के दूसरे क्या क्या नाम है? दिस मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। ठीक है जी। अब इसके अंदर इनकम मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं बेटा जी, आओ एक एक बार कंपोनेंट सारे के सारे ध्यान से देख लो। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास COE। देखो, मैंने आप लोगों को कंपोनेंट्स में याद कराया था कि कौन कौन सी चीजें, PRIME याद है, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम एंड COE है ना। तो ये COE वाला पार्ट था। इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। ठीक है। अब कॉम्पनसेशन जो है वो तीन तरीके से दी जा सकती है, या तो कैश में, उसको बोलते हैं वेजेस सैलरीज इन कैश, या काइंड में, यानी कैश ना देके कुछ बेनिफिट्स दे दिए, सामान दे दिया, कुछ फैसिलिटीज दे दी, या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, उनकी सोशल सिक्योरिटी में कुछ पैसा डाला, जैसे लेबर वेलफेयर फंड में, ग्रेचुटी, कंट्रीब्यूशन टू PF, ये सब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आता है। ठीक है जी, ये हमारा कवर हो जाता है। इसके बाद हम लोग को आता है इसके अंदर रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट भी आप जानते हो, रॉयल्टी भी आप लोग जानते हो। अगर आपने कोई बिल्डिंग दी है अपनी किसी को यूज़ करने के लिए, तो वो उस पर आपको रेंट प्रोवाइड करता है। और अगर आपने कोई अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑथर्स करते हैं ना बुक्स के, कि लिखी उन्होंने किताब है बट वो पब्लिशर्स को देते हैं कि आप हमारी किताब छापो और बेचो, हमें एक परसेंटेज दे देना, उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग रेंट एंड रॉयल्टी कंसिडर कर लेते हैं। देन इंटरेस्ट इनकम होती है। इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? अगर आपने किसी को कुछ पैसा दिया हुआ है प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, उस पर इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से पैसा कमाएंगे तो प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट के तीन एलिमेंट्स आपको मैंने याद कराए थे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो सरकार को दिया जाता है बाय द कंपनीज। उसके बाद डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट को ही बोलते हैं जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी सेविंग्स हो जाती हैं। ठीक है। देन वी हैव मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कौन कौन सी होती हैं बेटा जी? जितने भी हमारे ओन अकाउंट वर्कर्स होते हैं, यानी जो अपने लिए खुद काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सब मिक्स्ड इनकम में आती है उनकी इनकम। इट इज़ द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स, फार्मर्स हैं, बार्बर्स हैं, एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, जिन्होंने अपना अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। भाई कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो तो प्रॉफिट में जाएगा, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके लिए ये चीज़ें बनी हैं। ठीक है। इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर एनी इनकम दैट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। सही है जी। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द स्टेप्स। अगर आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है तो क्या स्टेप्स हैं? याद करो, वहाँ पे भी स्टेप्स होते थे वैल्यू एडिड मेथड में, यहाँ पे भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले फिर से वही प्रोडक्शन यूनिट्स क्लासीफाई करो कि कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। तो क्या लिखा है? आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स, जो जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रही हैं। क्लासीफाई करने के बाद उन सबकी इनकम्स ऐड कर दो इन पांचों में समराइज करके। भैया प्रॉफिट कौन सा, रेंट एंड रॉयल्टी कौन सा, इंटरेस्ट कौन सा, मिक्स्ड इनकम कौन सा, COE कौन सा, राइट। इन सबको जब आप ऐड करते हो तो यू विल गेट डोमेस्टिक इनकम। देखो डोमेस्टिक पे जाएंगे NDPAT FC पे, और डोमेस्टिक में फिर आपको क्या जोड़ना है? NFIA जोड़ना है,
तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, नेशनल इनकम पे पहुँच जाओगे। तो फिर से वही स्टेप्स हैं लगभग, प्रोडक्शन यूनिट ढूंढो, सबकी इनकम जोड़ो, डोमेस्टिक इनकम पे पहुँच गए, NFIA जोड़ो, नेशनल इनकम पे पहुँच गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से स्टेप्स का। स्टेप्स के बाद आता है बच्चों हमारे पास एक चार्ट। फिर से ये चार्ट भी आप एग्जाम में ज़रूर बना के आना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू नहीं है, ये नहीं है, 5 चीज़ें हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। इसको जोड़ेंगे तो NDPFC, NFIA जोड़ेंगे तो NNP8FC। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास द प्रिकॉशंस। कौन कौन से हमारे पास प्रिकॉशंस हैं जो हमें कंसिडर करने हैं वाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। ठीक है, अब प्रिकॉशन से आपको फिर से क्या पता चलेगा, प्रिकॉशन से आपको फिर से पता चलेगा व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सही है, मतलब प्रिकॉशन से हम लोग ये देख पाएंगे इसके अंदर, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, जो आपकी कल वाली टेबल है ना उसको पूरा करना है ना, उसको आगे लेके चलना। आइटम्स टू बी इंक्लूडेड एंड आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है जी, आओ अब देख के चलते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम कौन सी होती हैं, जो बिना मेहनत के मिलती हैं, जो बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के मिलती हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र इनकम कोई स्कॉलरशिप है, डोनेशन है, चैरिटी है, ओल्ड एज पेंशन है, आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि इनमें कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, तो ट्रांसफ़र इनकम्स ऐड नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स है उससे होने वाली इनकम हम लोग नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते, लेकिन उस पर अगर कोई ब्रोकरेज है, कोई कमीशन है, इस तरीके की चीज़ ये हम कंसिडर करेंगे। तो क्या लिखा है देखो, ओरिजिनल सेल हैज़ ऑलरेडी बीन काउंटेड देयरफॉर विल नॉट बी इंक्लूड देम अगेन। ठीक है, हाउएवर उस पर कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन रिसीव्ड बाय ब्रोकर, वो हम इंक्लूड करेंगे। ये हम ऑलरेडी लिख चुके थे, तो हम ये ट्रांसफ़र इनकम वगैरह वाला पार्ट लिख लेते हैं। हम चलते हैं नोट पे। आइटम टू बी इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड करना है, फैक्टर इनकम। क्या इंक्लूड नहीं करना, ट्रांसफर इनकम। ये आप अपनी उसी वाली टेबल में आगे लेके चलना। ठीक है, ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं करना, फैक्टर इनकम ऐड करना है। दूसरा क्या इंक्लूड नहीं करना, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो। सेकेंड हैंड गुड्स, लेकिन इस पे अगर कोई ब्रोकरेज है, एनी कमीशन या ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये हम इंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया जी, तो क्या इंक्लूड नहीं करना, क्या इंक्लूड करना है, ये अभी तक आपको क्लियर चल रहा होगा। प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। नंबर 3, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर बॉन्ड डिवेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, सावधान इंडिया लिख लेना अपनी कॉपी में। अगर कोई भी सेल ऑफ शेयर, सेल ऑफ बॉन्ड, सेल ऑफ डिवेंचर है, उसकी भी हम लोग, उससे होने वाली इनकम भी हम लोग नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है बच्चे, वहाँ पे कोई भी इनकम या कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही। वहाँ पे सिर्फ भैया आज शेयर मेरे पास है, मैंने आपको बेच दिया, अब वो आपके नाम हो गया, इकॉनमी में कोई प्रोडक्शन तो नहीं हुई ना, सिर्फ ऑनरशिप चेंज हो रही है। तो इसीलिए हम लोग नेशनल इनकम कंसिडर करते हुए ये सब काउंट नहीं करते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, वेयर इज द नोट, नॉट टू बी इंक्लूडेड में इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कौन सी हो गई हमारे पास, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 3, लेकिन कोई कमीशन है, कोई ब्रोकरेज है ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज विल नॉट बी इंक्लूडेड, लेकिन इस पे कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज, वो इंक्लूड होगी। नंबर 4, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स होते हैं बच्चे, जैसे लॉटरी वगैरह हो जाता है, बिना मेहनत करे कोई गेन हो गया आपको, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, सिंस इट इज अ नॉन प्रोडक्टिव इनकम। ठीक है, उसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। ये दोबारा से आ गया वही पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में भी कंसिडर किया था,
जो हमने रेंटल इनकम देखी थी फ्रॉम ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, है ना भाई, अगर आप ओनर ऑफ द हाउस हो तो आप वो सेम सर्विसेज इंजॉय कर रहे हो जो वो लोग इंजॉय करेंगे अगर वो हाउस रेंट पे लेंगे, तो हम इम्प्यूटेड रेंट जो है वो इंक्लूड करते हैं, है ना। ये वापस से वही चीज़ आ गई। हमें विंडफॉल गेन लिखने रह गए, वो मैं अभी लिख देता हूँ। नेक्स्ट लिखा है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सर्विस, पास्ट सेविंग्स। अगर कोई पास्ट सेविंग्स, पिछली सेविंग्स में से कोई पेमेंट है तो वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो पास्ट सेविंग्स में से है ना, सीधी सीधी सी बात है। दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ और पास्ट सेविंग्स, डू नॉट ऐड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। करंट फ्लो में वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही तो हम इंक्लूड नहीं करते, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। विंडफॉल गेन्स, ये इंक्लूड नहीं होंगे, एंड पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, ये भी इंक्लूड नहीं होंगे सिंस ये करंट फ्लो में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनकम मेथड से यही प्रिकॉशंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक्सपेंडिचर के प्रिकॉशंस में आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, कुछ कॉमन है वो हम कंसिडर कर चुके हैं, राइट। तो गाइज ये था हमारे पास इनकम मेथड के प्रिकॉशंस, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अगली क्लास में हम एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ेंगे, इसको एक्सपेंडिचर मेथड से चालू करेंगे, इसके अंदर के प्रिकॉशन स्टेप्स वो सब चीज़ें कवर करेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते रहो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।